नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आप सबको आज महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके माने इसको कैसे बढ़ावा दिया गया, इनका अधिकार क्या है महिला सशक्तिकरण का, इस प्रकार से इनके खिलाफ कौन सा कानून बना, ऐसा प्रश्न बहुत आते हैं। तो आइए हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो आइए देखते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण क्या है। प्रश्न ए है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। प्रश्न यही आता है, पूछता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, और इसमें खास करके बीएड वालों को उनके परीक्षा में प्रश्न आता है कि महिला सशक्तिकरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण, जब भारत देश आज़ाद हुआ, इसके पहले महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जब देश आज़ाद होने के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। भारत देश की सरकार ने इस पर ध्यान दिया कि इन पे ध्यान दिया जाए कि जिससे कहीं पर निर्भय होकर के कहीं पर जा सकें और उनको कोई दिक्कत न हो। घर परिवार वाले भी उसमें जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, हर जगह के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन देखना ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो हम आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। किसे सक्षम बनाना? महिलाओं को। उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण। इसमें ऐसी ताकत होती है, इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती है। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दी कि इसे आगे बढ़ाया जाए, जिससे महिलाएं भी पुरुषों के बराबर अपना हक प्राप्त कर सकें। ऐसा न हो कि वो घर पे बैठे रहें और पुरुष बाहर जा कर के अपना रोज़गार करें या कोई नौकरी करें या कहीं पर विदेश घूमने जाएं। लेकिन पहले ये सब महिलाओं में नहीं था। महिला कहीं पर बाहर जाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं थी। जब ये देश में कानून चला, जिसे कहा जाता है भारत में महिला सशक्तिकरण है, भारत में महिला सशक्तिकरण, इस पे कब ध्यान दिया? तो भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। भारत में आधी आबादी महिलाओं की है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो, विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। और फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो महिला बेरोजगार के बारे में बात करते हैं, जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की चिंता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लड़कों को रोजगार दिलाने की चिंता में रहते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के चक्कर में रहते हैं कि वो भी रोजगार पा जाएं, जिससे कि वो भी स्वतंत्र रहें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि मेरा जो लड़का है, जो नवयुवक हैं, उनको नौकरी मिले, वो आगे बढ़ें, लड़कियां नहीं। इसलिए इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जैसे हमने बताया कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को श्रम योगदान देने का मौका दिया जाए, जिससे कि ये आगे बढ़ सकें।
फिर महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार। जब भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अधिकार दिया, अधिकार में उन्होंने क्या दिया, ऐसा ऐसा अधिकार दिया कि जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रहें, हर एक कार्य में वो भागीदारी लें, चढ़ बढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि देश आगे विकास कर सके। इसलिए कहा गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार में क्या क्या है। सबसे पहला है समान वेतन का अधिकार। सबसे पहला समान वेतन का अधिकार। समान वेतन का अधिकार। समान वेतन का अधिकार, ये महिला सशक्तिकरण में पहला पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के अधिकार दिए गए। तो सबसे पहला अधिकार है समान वेतन का अधिकार। अगर महिलाएं कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में कर रही हों, चाहे किसी संस्था में कर रही हों, चाहे किसी भी जगह कर रही हों, तो उनको समान वेतन का अधिकार दिया जाए। जैसे कि इसे आप अगर परीक्षा में आता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो इसके बारे में अगर लिखना है तो इसको आप पूरा इसका निचोड़ लिखना है कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से, भारत में महिला सशक्तिकरण कब से चालू किया गया, महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकारों के वर्णन कीजिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान देना है। तो समान वेतन का अधिकार, समान वेतन के अधिकार में भारत सरकार की सोच क्या है। समान पारिश्रमिक जो अधिनियम के अनुसार, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाए। ये पॉइंट फर्स्ट में है, समान वेतन का अधिकार। लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में आए तो इसको आपको लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं। अगर पूछ दिया कि महिला सशक्तिकरण क्या है तो इसमें आपको लिखना होगा भारत में महिला सशक्तिकरण, फिर लिखना होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार, फिर अधिकार कौन कौन सा है। पहला है समान वेतन का अधिकार, फिर दूसरा क्या है संपत्ति पर अधिकार, दूसरा है संपत्ति, दूसरा संपत्ति पर अधिकार। संपत्ति पर ध्यान दीजिएगा, संपत्ति पर अधिकार। ये संपत्ति पर अधिकार या तो इम्मा भी लिख सकते हैं या इसको ऊपर बिंदी अगर रखते हैं तो सिर्फ इस प्रकार से हो जाएगा संपत्ति। अगर बिंदी नहीं करते हैं तो म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो संपत्ति का अधिकार, सरकार ने संपत्ति के अधिकार में क्या कहा। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद संपत्ति के अधिकार में महिलाओं के लिए कैसी माने कि आवाज़ उठाई, किस प्रकार से बल देने की बात कही, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर कहा गया कि नए नियमों के अनुसार पर पुश्तैनी संपत्ति पर, पुश्तैनी होता है जो पहले का जो संपत्ति होती है, पहले की जो संपत्ति है, जो अचल संपत्ति होती है जो पहले की हो, तो लिखा गया नए नियम के अनुसार जो पुश्तैनी संपत्ति हो, जो पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक होता है। महिला और पुरुष का, महिला मेल और फीमेल दोनों का 50%, दोनों का बराबर अधिकार है। इसमें कहा गया, किस प्रकार से कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला पुरुष दोनों का बराबर का हक है।
इस सरकार ने अधिकार दिया है कि चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए ये नियम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ज़्यादा माने कि उनको हक ज़्यादा मिले, महिलाओं को हक कम मिले, ऐसा नहीं है। ये दो नियम हो गया। इसी प्रकार से अगला नियम भी है कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा, कार्यस्थल में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पॉइंट कि कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, उत्पीड़न के खिलाफ कानून। इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर बालिका है, अगर स्त्री वर्ग है तो कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। अगर बालिकाओं के साथ, स्त्रियों के साथ कोई उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसी कार्रवाई की जाएगी, अभी हमने हेडिंग भी नहीं लिखा, कैसी कार्रवाई की जाएगी इसको देख लीजिए। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत, यौन उत्पीड़न के अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का ये अधिकार है। बता रहे थे तीसरा नियम क्या था, कार्यस्थल में। ये हम पूरा पॉइंट भी आपके सामने नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इसके बारे में हम बता दिए हैं। चलिए इसको लिख भी देते हैं। ये क्या है, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून। कहा गया है कि कार्यस्थल में अगर कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, अगर कोई भी माने कि कहा गया है यौन अधिनियम के अंतर्गत अगर महिलाओं पर कहीं पर यौन से संबंधित अगर कोई भी समस्या सामने आती है तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का महिलाओं को हक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिला जो सशक्तिकरण है, ये जो अधिकार है, उस अधिकार के लिए चौथा नियम क्या कहा गया है। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो आप सब परीक्षा देने जाएंगे तो इसमें पूछ देगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, उसका वर्णन कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या बताना है और क्या क्या लिखना है उसमें। तो चौथा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, इसमें क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार में क्या कहा गया है। कहा गया है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है, भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को, भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार जीने के अधिकार का अनुभव करने दे। सभी का कर्तव्य होता है, चाहे जहाँ के लोग हों, भारत भर के निवासी हों चाहे कहीं के निवासी हों, ये सबका अधिकार होता है कि महिलाओं को उनको जीवन जीने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अगर वो स्वतंत्र रहेंगे तो उस अधिकार का, जीने के अधिकार का अनुभव कर सकती हैं। ये इस पॉइंट में कहा गया है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। ये पॉइंट है चौथा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दिया है कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार में कहा गया है विशेष रूप से कि हर नागरिक, भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को
उसके मूल अधिकार जीने के अधिकार का अनुभव करने दे। अगर वह स्वतंत्र रूप से महिला अगर जीने के लिए स्वतंत्र है तो वह अपना अधिकार पहले अनुभव कर लेगी कि हम किस प्रकार से अपना हक मांग सकते हैं। तो ये है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून यह अधिकार भी रहेगा। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार कानून, अपना अधिकार, वैसे विशेष करके यहाँ पे अधिकार ही रहेगा, अधिकार रहेगा। तो जैसे इसमें कहा गया कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार, जीने के अधिकार का अनुभव करने दे, तभी वह स्वतंत्र हो पाएगी। तब जब स्वतंत्र हो पाएगी, आप देखे होंगे कि गांव में हैं चाहे शहर में हो, घर वाले महिलाओं को बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं। उनके अंदर शंका रहता है, डर भय बना रहता है कि किस प्रकार से हम अकेले औरतों को बाहर भेज दें। इसीलिए सरकार ने नियम बनाया है, उनको अधिकार है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। वो अधिकार का जब प्रयोग करेंगी तो वह स्वतंत्र हो जाएंगी। जैसे पहले देख लीजिए, आर्मी में, पुलिस में पहले महिलाओं को भर्ती नहीं किया रहे थे, पहले महिलाओं को भर्ती नहीं किया जा रहा था, फोर्स में, पुलिस में। फिर देखिए इधर आर्मी वगैरह में, इसमें महिलाओं का कोई भी इनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब इनको अधिकार दिया गया, सरकार की तरफ से आवाज़ दिया गया कि अधिकार वो लें, इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक महिला को और भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हर महिलाओं का सहयोग करें और उनके अधिकार, जीने के अधिकार का अनुभव करने दें। अगर जीने के अधिकार का अनुभव कर लेंगे तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। अगला है, 5वां पॉइंट है गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, आइए हम इसको देखते हैं। पहला है गरिमा, पहला गरिमा और शालीनता, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। गरिमा, ये कौन सा पॉइंट है? 5वां, गरिमा और शालीनता, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, ध्यान दीजिएगा, गरिमा और शालीनता, दोस्तों ये बड़ी ही रहेगी, शालीनता, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। इसमें कैसा अधिकार दिया गया इनको, महिलाओं को? ध्यान दीजिएगा, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। ये 5वां अधिकार है। इस अधिकार में भी क्या कहा गया? किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है, ध्यान दीजिएगा, किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है, जैसे कि कहीं पर भी कोई बात विवाद हो गया और किसी प्रकार से वहाँ पर जैसे कि कोई अधिकारी या ब्लॉक थाना पर से कोई पुलिस आता है, उसके लिए कहा जा रहा है किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया अगर करनी है तो किसी महिला द्वारा, किसी महिला के उपस्थिति में ही की जानी चाहिए यह जांच। अगर बाय द वे कोई महिला ने कोई कांड कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो अगर उस समय अगर पुलिस आती है तो पुलिस को एक कोई भी हक नहीं है कि उसको
माने कि जांच पड़ताल उसका करे। हाँ, अगर करता है तो किसी भी, अगर उस चिकित्सा या कोई जांच अगर करता है कि इन्होंने मारा या पीटा या कैसे किया, कुछ किया या कुछ उन्होंने चुरा लिया है, अगर ऐसी बात है तो जांच प्रक्रिया के लिए किसी महिला द्वारा, अगर कोई महिला साथ में है तो उस महिला की उपस्थिति में ही यह जांच की जाए। यह महिलाओं का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, यह महिलाओं का अधिकार है कि अगर कोई भी महिला कोई भी किसी भी मामले में, हम कह रहे हैं किसी भी मामले में, अगर आरोपी महिला है तो, कोई भी मामला हो, कैसा भी मामला हो, अगर आरोपी महिला है तो, एक महिला है तो क्या होगा, उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। यह महिला का अधिकार है। अगला है, ये तो 5 पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा, ये महिलाओं का अधिकार, 5 अधिकार विशेष रूप से है, 5 अधिकार। ये पांचों अधिकारों को आप ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं के 5 अधिकार हैं। अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण, जो लिखा गया है महिला सशक्तिकरण। ये महिला सशक्तिकरण, इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य पॉइंट क्या है कि अगर परीक्षा में सिर्फ पूछ दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान देना है, अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हमने जो बताया ये सब का वर्णन करना होगा, इनके 5 अधिकारों का वर्णन करना होगा। फिर महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, इस पर सरकार ध्यान दे रही है, कब से दे रही है, स्वतंत्रता के बाद से ध्यान दे रही है, इन सब बातों को ध्यान देना। अगर सिर्फ ये पूछा गया कि महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, तो इसमें आपको क्या कहना है, जैसे महिला सशक्तिकरण ये क्या है। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो उसमें हम सुधार आगे करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा या इधर उधर की त्रुटियां होती रहती हैं। तो आइए हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण क्या है, इसे माने कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसमें हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर के, जो महिलाएं होती हैं अपने परिवार में पड़ी रहती हैं, खाना बनाने का काम, एक काम वो काम, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं। महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर, महिलाओं का वास्तविक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में, अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर के, खाना बनाना छोड़ करके, घर का कार्य छोड़ करके, कहा गया है महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर के। घर वाले बंधन से जब मुक्त होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर के अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, ये महिला सशक्तिकरण क्या है। अगर प्रश्न आ गया कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, अगर पूछ दिया कि क्या है, तब तो आपको इनके अधिकारों का वर्णन करना होगा। अगर पूछ रहा है कि क्या है महिला सशक्तिकरण, तब इनके 5 अधिकारों का वर्णन करना होगा। अगर सिर्फ ये पूछा कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, अगर सिर्फ ये पूछा है कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं, तब आपको सिर्फ यही परिभाषा बताना होगा जो हम बता रहे हैं, महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त, महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर
अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही, सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये महिला सशक्तिकरण के बारे में जो हमने कहा, महात्मा गांधी के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में छिपा है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने क्या कहा है, क्यों कहा है। इसको आप स्वयं उसको ध्यान से उसका निष्कर्ष निकालिए कि महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने क्यों ऐसा कहा कि शिक्षा में छिपा है, शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य। तो ये जो रहस्य है महिला सशक्तिकरण का, जो रहस्य है, ये शिक्षा में छिपा हुआ है। तो शिक्षा में कहाँ पे छुपा हुआ है, ये चीज़ आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम समझें कि आप सब इसका कमेंट या इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण, अब महिला सशक्तिकरण के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम आपको यूपी टेट जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, अब ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा, इसके बारे में हम यूपी टेट के बारे में पढ़ाएंगे। पर्यावरण, जो पर्यावरण भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, मैथ भी चलेगा, इसके बाद विज्ञान भी चलेगा, उसके साथ में संस्कृत भी चलेगा। आप सब हमारे लाइव क्लास में बने रहिएगा। ये रोज़ शाम को 6 बजे चलता है। ध्यान दीजिएगा, अब 1 तारीख से यूपी टेट की क्लासें शुरू की जाएंगी। आप रेगुलर 6 बजे शाम को जुड़िए और मन से उसका अध्ययन कीजिए, जिससे कि यूपी टेट में आप सफल हो जाएं। जब यूपी टेट में सफल हो जाएंगे तब सुपर टेट के लिए आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है। फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। जो हिंदी पढ़ा रहे थे आपको, कि हमने संधि बताया, समास बताया, कारक बताया, अब हम आपको अलंकार बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, एक एक अलंकार बताएंगे, उसको आप समझते चलिएगा कि अलंकार किसे कहते हैं, उसको पहचानने का ट्रिक क्या है। अगर दे दिया कि कोई भी 2 लाइन का दोहा दे दिया, 2 लाइन का चौपाई दे दिया, या 2 लाइन का सोरठा ही दे दिया, उसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।